देखो उसके बाद में जनसंख्या में परिवर्तन करने वाला घटक कौन सा है? प्रवास है। प्रवास का मतलब होता है स्थानांतरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जब लोग अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? निवास करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। जब व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से क्या करते हैं? जब वो निवास करते हैं, तो ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। उसके बाद में देखो एक होता है उद्गम स्थान, वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी जिस स्थान से लोग क्या किए हैं? गमन किया है, वो स्थान क्या कहलाएगा? उद्गम स्थान कहलाएगा। मान लो लोग सीकर रह रहे थे, है ना, इनका ये जन्म स्थान है, लेकिन उन्होंने इस स्थान को छोड़ दिया और कहाँ चले गए? मान लो जयपुर चले गए, तो ये स्थान क्या कहलाएगा? सीकर वाला कौन सा स्थान कहलाएगा? उद्गम स्थान कहलाएगा। ठीक है ना, वो स्थान कौन सा कहलाएगा? उद्गम स्थान कहलाएगा, क्योंकि सीकर से लोगों ने गमन कहाँ किया है? जयपुर की तरफ किया है। तो ये तो हो जाएगा गंतव्य स्थान, जयपुर तो क्या हो जाएगा? गंतव्य स्थान हो जाएगा। और ये स्थान कौन सा हो जाएगा? उद्गम स्थान हो जाएगा, जहां से लोग क्या करते हैं? गमन करते हैं। गंतव्य स्थान का मतलब होता है जिस स्थान पर लोग क्या करते हैं? आगमन करते हैं। मान लो यहाँ से लोग गए, तो यहाँ से तो उनका क्या हुआ? ये तो उनका कौन सा स्थान है? उद्गम स्थान है। और वो लोग कहाँ जाकर गमन कर गए? बस गए, जयपुर जाके बस गए, तो ये उनका क्या हो गया? गंतव्य स्थान हो गया। जहाँ से व्यक्ति जाते हैं वो उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान पर जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। फिर प्रवास के देखो दो प्रकार होते हैं, दो भागों में इसको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। पहला है इसमें अप्रवास, दूसरा है उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़कर नए स्थान पर क्या करता है? निवास करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अप्रवास कहा जाता है। मान लो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसे मान लो सीकर में रहता है कोई व्यक्ति, मान लो श्याम है, वो सीकर में रहता है और वो कहाँ चला गया? जयपुर चला गया, तो यहाँ से उसका क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। यहाँ आकर वो स्थायी रूप से क्या करने लग गया? निवास करने लग गया। प्रवास की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अप्रवास कहा जाएगा। और उस व्यक्ति को किसके नाम से पुकारा जाएगा? अप्रवासी के नाम से पुकारा जाएगा। आ का भाई अर्थ क्या होगा? आना हो गया। प्रवास का मतलब क्या हुआ? स्थानांतरण हुआ। जब व्यक्ति अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर नए स्थान पर यदि स्थायी रूप से वो निवास करता है, तो प्रवास की ऐसी जो प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है? अप्रवास से कहा जाता है। तथा व्यक्तियों को किसके नाम से पुकारा जाता है? अप्रवासी के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में उत्प्रवास, जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। भाई जैसे मान लो श्याम है, इसका उत्पन्न जो स्थान है, मूल स्थान कौन सा है? सीकर है, तो यहाँ इसको क्या कहा जाएगा? उत्प्रवास कहा जाएगा। और व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? उत्प्रवासी कहा जाएगा। जिस स्थान को उन्होंने छोड़ा है उस स्थान पर तो उनको क्या कहा जाएगा? उत्प्रवास। व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? उत्प्रवासी कहा जाएगा। उत्पन्न का अर्थ होता है पैदा होना, जहाँ से वो क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं, जिनका वो क्या है? मूल स्थान है। ठीक है, और वो जिस स्थान पर जाएंगे, जिस स्थान पर वो जाएंगे, वहां पर प्रवास की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अप्रवास कहा जाएगा। और व्यक्तियों को किसके नाम से पुकारा जाएगा? अप्रवासियों। उसके बाद में देखो प्रवास के प्रमुख कारण या प्रवास को प्रभावित करने वाले। भाई प्रवास होता क्यों है? लोगों का स्थानांतरण क्यों होता है? इसके पीछे कौन से कारण ऐसे जिम्मेदार हैं जिनके कारण लोग उद्गम स्थान को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लोगों का अप्रवास किसके कारण होता है? ऐसे कौन से कारण हैं? तो देखो प्रवास के प्रमुख दो कारण हैं, एक होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि ऐसे कारक जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते हो? बाध्य करते हो। उद्गम स्थान को छोड़ने के लिए क्या करते हो? बाध्य करते हो।
और अपकर्ष कारक का मतलब होता है कि ऐसे कारक, है ना, जो लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, रहने के लिए क्या करते हैं, उस स्थान पर बाध्य करते हैं। तो प्रवास को दो कारक प्रभावित करते हैं, दो कारण इनके लिए जिम्मेदार हैं, एक है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा कौन सा है, अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक का मतलब वे कारक जिसके कारण व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। ये वो ऐसे कारण होते हैं जो व्यक्ति को अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। ऐसे कारकों को क्या कहा जाता है, प्रतिकर्ष कारक के नाम से जाना जाता है। अब देखो जैसे बेरोजगारी, भाई लोगों को अपने मूल स्थान को क्यों छोड़ना पड़ता है, बेरोजगारी के लिए, क्योंकि लोगों को वहां पर पर्याप्त क्या नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या आकार के कारण और कृषि का अलाभकारी होने के कारण रोजगार की क्या रहती है, कमी रहती है। इसलिए लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और वो लोग कहाँ पलायन करते हैं, नगरों की ओर पलायन करते हैं। परंतु नगरों में नियमित रोजगार क्या हो पाता है, उपलब्ध हो पाता है। तो बेरोजगारी के कारण कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रहन सहन की क्या पाई जाती है, निम्न दशाएं पाई जाती हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, जो सामाजिक और आर्थिक पन से क्या पाए जाते हैं, पिछड़े हुए पाए जाते हैं। उसके बाद में राजनीतिक उपद्रव है। कई बार जैसे सीमांत जो क्षेत्र है, सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे भारत और पाक की जो सीमा है, वहां पर आतंकवादी जैसी गतिविधियां पाई जाती है, जिसके कारण लोग, जहां युद्ध जैसी स्थिति, जहां राजनीतिक उपद्रव, सांप्रदायिकता की भावना पाई जाती है, वहां पर लोग कम रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जिसके कारण भी उनका क्या होता है, प्रवास होता है। जैसे 1947 में भारत और पाक का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, जिसके कारण भारत से लोगों का प्रवास किधर हुआ था, पाकिस्तान की तरफ हुआ था। उसके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था, राजनीतिक उपद्रव क्या माना गया था, उसके लिए जिम्मेदार माना गया था। उसके बाद में प्रतिकूल जलवायु, यदि जिस क्षेत्र की जलवायु मानव के लिए क्या नहीं पाई जाती, अनुकूल नहीं पाई जाती, तो वो लोग भी दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, कई बार क्या होता है, जैसे बाढ़ है, हिमस्खलन है, भूस्खलन है, ऐसी जहां पर आकस्मिक भूकंप या ज्वालामुखी घटनाएं हैं, इन घटनाओं की वजह से यदि वहां ये जैसे बाढ़ की स्थिति है, हिमस्खलन की है, भूस्खलन की स्थिति है, ये बार बार यदि वहां पर सूखा है, ये प्राकृतिक आपदाएं, ये घटना घटित होती है, तो व्यक्ति उस स्थान को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी प्रवास के लिए क्या मानी जाती है, जिम्मेदार मानी जाती है। उसके बाद में कई बार ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहाँ पर महामारियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती है, बीमारियां फैल जाती है, तो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, ये कारण जिम्मेदार हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने उद्गम स्थल को छोड़कर कहाँ चला जाता है, गंतव्य स्थान पर चला जाता है। उसके बाद में देखो दूसरा कारक है अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वे कारक जिसके कारण लोग आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अपकर्ष कारक कहलाते हैं। ऐसे कारक जहां यदि ये जो कारक हैं किसी क्षेत्र में यदि मानव के लिए अनुकूल पाए जाते हैं या पर्याप्त पाए जाते हैं, वो स्थान प्रवास की प्रक्रिया को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भाई प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या था, जहां क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई जाती है। ऐसे ये कारक तो वो कारक हैं जो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। भाई जहाँ बेरोजगारी पाई जाती है, जहाँ मानव के लिए रहन सहन की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, दशाएं नहीं है, जलवायु अनुकूल नहीं है, वहाँ पर व्यक्तियों को नियमित रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता, महामारियों का विस्तार है, प्राकृतिक आपदाएं जैसी घटनाएं वहाँ पर बार बार घटित होती रहती हैं, तो व्यक्ति के लिए वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं पाई जाती है, और लोग उस क्षेत्र को क्या करते हैं, उद्गम स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पर वो अपकर्ष कारक पाए जाते हैं जो जनसंख्या को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही तो कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होने के कारण लोग किधर चले जाते हैं, नगरों की ओर पलायन कर जाते हैं, और नगरों की जनसंख्या में क्या होती है, बढ़ती होती है। अब देखो ये कौन से कारक है, जहां नियमित रोजगार
उपलब्ध हो पाता है, जहाँ लोगों को हमेशा क्या मिलता हो, रोजगार मिलता हो। जैसे औद्योगिक जो प्रदेश है, खनन जो प्रदेश है, नगरीय जो क्षेत्र है, वहाँ लोगों को हमेशा क्या उपलब्ध होता है, रोजगार उपलब्ध होता है। जहाँ रहन सहन की अच्छी दशाएं पाई जाती हैं, जहाँ मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आदि की उत्तम सुविधाएं पाई जाती हैं, वहाँ लोग बसना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। शांत वातावरण, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, शांति की जहाँ भावना पाई जाती है उस क्षेत्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, और जहाँ अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहां पर लोग क्या हो जाते हैं, प्रवासित हो जाते हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की है, स्पष्ट कीजिए। यानी ऐसे कौन से यानी जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए क्या है, सहायक है, उसको स्पष्ट करना है। देखो पहले ऊर्जा संसाधनों का क्या नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था। उस समय केवल वस्तुओं को बनाने के लिए मानव और जो प्राणी होते थे उसी ऊर्जा को क्या लिया जाता था, काम में लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान के कारण, आविष्कारों के कारण, खोजों के कारण बाहर के इंजन का क्या हुआ, विकास हुआ, और ये जो ऊर्जा काम में ली जाती थी यहाँ पर किसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, बाहर के इंजन को क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी जहाँ मानवीय और पर्यावरणीय ऊर्जा से मान लो किसी कार्य को किया जाता था, उसके स्थान पर धीरे धीरे यांत्रिक यानी मशीनी ऊर्जा का क्या हो गया, विकास हो गया। और उसका विकास होने के कारण पवन है, जल है, इनसे विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और इससे कृषिगत औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। यानी कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक उत्पादन में क्या मानी जाती है, वृद्धि मानी जाती है। अब देखो प्राचीन कालीन समय में क्या था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास नहीं होने के कारण, है ना, महामारियों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे सूखा पड़ता था, है ना, तो कृषिगत विकास नहीं हुआ था। अब तो आधुनिक समय में कृषिगत अनेक प्रकार के साधनों का विकास होने के कारण कृषि के उत्पादन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की क्या की जा सकती है, पूर्ति की जा सकती है। जैसे कोरोना महामारी के कारण लोगों के पास में यदि अनाज उपलब्ध नहीं था, गरीब तबके के पास में, तो सरकार के द्वारा उसको अनाज निःशुल्क क्या करवा दिया गया, उपलब्ध करवा दिया गया। भाई उसकी बीमारी से मृत्यु हो ना हो, लेकिन उसके पास में यदि अनाज नहीं होगा तो उसकी भूख से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो प्राचीन कालीन समय में कृषि उत्पादन कम हुआ करता था, कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ था, जिसके कारण कई बार अकाल आता था, बाढ़ की स्थिति आती थी, या महामारियां जब फैल जाती थी तो अनाज के कारण भूखमरी जैसी स्थिति फैल जाती थी, जिसके कारण लोगों की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, न कोई चिकित्सा सुविधा थी। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी देन है कि इसके अंतर्गत कृषि के उत्पादन को बढ़ाया गया, लोगों को निश्चित खाद्यान्न उपलब्ध करवाए गए, उनकी पेट से संबंधित आवश्यकताएं पूरी करवाई गई, और उसके साथ साथ जो महामारियां थी चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करके और मृत्यु दर पर क्या किया गया, काबू पाया गया। और उसका परिणाम ये निकला कि विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण क्या की गई, वृद्धि दर्ज की गई, जिसके कारण जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद में देखो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियों का मतलब है यदि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक के जो समय है वहां तक जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को यदि हम अध्ययन करें तो विभिन्न कालों में, विभिन्न समय अंतरालों के मध्य में जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 150 साल की यदि हम बात करें तो उस समय 150 वर्ष की यदि हम बात करें तो उस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 5 लाख थी। उसके बाद में 154 वर्ष की बात करें तो विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ हो गई। यानी उसको दुगनी होने में क्या लगा, कम समय लगा, है ना। उसके पीछे अनेक कारण है। वर्तमान से लेकर यदि हम 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक की यदि हम बात करें उस समय विश्व की टोटल जनसंख्या कितनी थी, 5 लाख, है ना। विश्व में 5 लाख व्यक्ति क्या करते थे, निवास करते थे। और उस समय किसका विकास हो गया था, कृषि का विकास माना जाता है। उसके बाद में ईसा के जन्म तक की यदि हम बात करें तो उस समय विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ थी, लेकिन उस समय उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर पाई जाती थी।
मृत्यु दर भी क्या पाई जाती थी, अधिक पाई जाती थी, और जन्म दर भी क्या पाई जाती थी, अधिक पाई जाती थी। इसलिए जनसंख्या जो वृद्धि थी वो धीमी गति से जनसंख्या में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। उस समय भाई जैसे अकाल है, युद्ध है, महामारी है, अशांति की व्यवस्था है, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण क्या हो जाती थी, मृत्यु दर हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी लोगों की। इसलिए मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती थी, जन्म दर अधिक पाई जाती थी। इसलिए न तो जनसंख्या अधिक बढ़ती थी, न अधिक जनसंख्या घटती थी। और उस समय विश्व की टोटल जनसंख्या कितनी थी, 25 करोड़ थी। उसके बाद में ईसा के जन्म से लेकर 16वीं ईस्वी तक यदि हम बात करें तो इस समय विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई थी, 50 करोड़ के लगभग हो गई थी। उसके बाद में 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक की जो अवधि है, उस समय देखो यूरोप महाद्वीप के देशों के द्वारा खोज का कार्य किया गया, नए नए क्षेत्रों को खोजा गया, उपनिवेशवाद की क्या की गई, स्थापना की गई, व्यापार को बढ़ावा मिला, एक देश दूसरे देश पे आधिपत्य करने लगा, वहां पर उन्होंने पूंजी का क्या किया, निवेश किया। और इसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति की क्या मानी जाती है, शुरुआतें मानी जाती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों की क्या हुई, स्थापना हुई, और स्थापना होने के कारण उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई। कृषि है, औद्योगिक उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, और लोगों को निश्चित खाद्यान्न क्या होने लग गया, उपलब्ध होने लग गया। और उसका परिणाम ये निकला कि जो जनसंख्या विश्व की 50 करोड़ थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 55 करोड़ के लगभग हो गई। और वो 1930 अवधि तक धीरे धीरे मृत्यु दर पर काबू पाया गया, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ, लोगों को निश्चित खाद्यान्न उपलब्ध हुए, और उसका परिणाम ये निकला कि विश्व की जनसंख्या 1930 में लगभग कितनी करोड़ हो गई थी, 100 करोड़ के लगभग हो गई थी। फिर 1930 से 1975 अवधि तक यदि हम बात करें तो विश्व की जनसंख्या 200 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई थी, 400 करोड़ हो गई थी। फिर 1975 से यदि हम वर्तमान की बात करें तो ये 400 करोड़ से बढ़कर कितनी हो गई थी, 600 करोड़ हो गई थी। इसी दौरान महामारियों पर काबू पाया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। प्राचीन कालीन समय में जो मृत्यु दर अधिक पाई जाती थी उस मृत्यु दर पर काबू पाया गया, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया, जो रोग थे उन रोगों को काबू करने के लिए टीकाकरण का क्या किया गया, विकास किया गया, और चिकित्सा सुविधाएं और खाद्यान्न उत्पादन को क्या किया गया, बढ़ाया गया, कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया। और उसका परिणाम ये निकला कि विश्व में अप्रत्याशित रूप से जनसंख्या में क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। और आज विश्व की जो जनसंख्या वो लगभग कितनी है, 7 अरब के लगभग जनसंख्या है।